और मेरे बच्चों क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लास्ट लेक्चर में खत्म किया और आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं इसका दूसरा पार्ट, जिसका नाम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यानी आज से हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस शुरू करेंगे, समझेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट सिचुएशंस में कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं कैपेसिटर्स या इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स। तो ये सब चीजें हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलो आज से शुरू करें लेक्चर नंबर 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। किसके साथ? आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। तो देखो, जैसे मैंने आज का टॉपिक आपको बताया कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम शुरू करेंगे, ठीक, या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रिक मतलब आपको पता है क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और कैपेसिटेंस को अगर हम नॉर्मली समझते हैं तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी, यानी कि हम एबल है कि नहीं है किसी एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, और उस चीज को हम कर सकते हैं तो कहते हैं भाई हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अगर नॉर्मली भी समझे तो एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये क्या है, किसी चीज यानी कि इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज को, कैपेसिटेंस मतलब लेने की एबिलिटी है। जो जितना ज्यादा चार्ज ले सकता होगा हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उतना ज्यादा है, जितना कम ले सकता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उतना कम है। तो नाम से पता लगा कि कुछ चीज को स्टोर करना, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, दैट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब एक चीज देखो कि इलेक्ट्रिक चार्ज से आता क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है? जब स्टैटिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जाके स्टोर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस मींस देयर इज सम इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, औजार है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को रखता है। किसकी फॉर्म में? चार्ज की फॉर्म में। यानी चार्ज स्टोर करेगा, दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेवलप इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी भर जाएगी, है ना। जैसे वो अलग अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक बैटरी है, तो बैटरी क्या करता है? ये भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन इसकी एनर्जी को क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड बाय बैटरीज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। इसमें केमिकल चेंजेस होती हैं और वो फिर एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को। तो लेकिन स्टोर जो करता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में करता है, सॉरी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में करता है, केमिकल एनर्जी। इसी तरीके से कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा या कैपेसिटर यानी कैपेसिटर क्या हो गया? डिवाइस हो गया भाई। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को रखना, और कैपेसिटर क्या हो गया? एक ऐसा डिवाइस हो गया, एक ऐसा औजार हो गया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो उस एनर्जी को अपने अंदर समेटे रखता है या स्टोर करके रखता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एक एबिलिटी है, किसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अगर लिखें इसको कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मतलब हो गया कि एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। और अभी आपको मैंने बताया
कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आएगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज से आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल चीज को क्या रखना पड़ेगा अपने पास, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो गया। ठीक, और डिवाइस एंड, ऐसे बोल सकते हैं, एंड डिवाइस या औजार, इंस्ट्रूमेंट विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, सॉरी क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, या सीधा बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज को स्टोर करके रखता है ना, और जब जरूरत होगी तो भाई अगर स्टोर करेगा तो क्यों, हम यूज क्यों करेंगे, जिस टाइम हमें उसको एनर्जी लेनी हो तो उसको हम लगा देंगे सर्किट में, वहां से एनर्जी हमें मिलेगी। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको जरूरत पड़ती है, अभी सोचते हैं ऐसा क्यों। तो ये डिवाइस हो गया कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को बोले तो स्टोर करता है, विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसमें एक चीज देखो कि भाई जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई, चार्ज को स्टोर करने की क्या जरूरत है या एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों है इसमें, देखो नीड ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो नीड ऑफ, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसकी जरूरत क्यों है, देखो वाई वी नीड कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, बस इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ती है। आपने कभी सुना होगा, आपके पेरेंट्स होते हैं, फादर मदर कोई भी, इस तरह से आपके घर में फैन होगा, होता है सबके घर में। कभी कभी क्या होता है कि हमारा फैन स्लो हो जाता है, पुराना पंखा हो गया, स्लो हो गया, है ना, तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं कंडेंसर खराब हो गया इसका, कंडेंसर चेंज कर दो, यानी कि जो फैन है वो उसकी स्पीड रोटेशन की कम हो गई है, तो क्या कहते हैं कि वो कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर चेंज कर दो। और हम कंडेंसर ले आते हैं मार्केट से, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, छोटा सा, ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल की तरह दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है सिलेंड्रिकल की तरह, व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का होगा ये, है ना। तो इस तरह से हम इसको ले आते हैं, व्हाइट कलर का दिखता है, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, जो हम फैन में यूज करते हैं। जितने भी ये फैन हो गया, एसी हो गया आपके घर में, या कूलर हो गया, जो इस तरह की चीजें होती है उनमें इसको हम यूज करते हैं। तो कहते हैं कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर चेंज करना है। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर को ही क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज बोले इसको, डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, आम बोलचाल की भाषा, क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर, कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर हो गया, समझ में आ गई बात। तो हम कहते हैं कि भाई फैन स्लो हो गया, कंडेंसर चेंज कर दो, चेंज कर देते हैं, स्पीड बढ़ जाती है अपने आप। अब भाई ठीक है, हमने लगाया कंडेंसर, लगाया कैपेसिटर, लगाया, स्पीड कैसे बढ़ गई, क्या किया उसने ऐसा उस फैन के साथ कि उसकी स्पीड बढ़ गई एकदम से। अब एक चीज और देखो, ये भी हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसको नोट करो, पहले डेफिनेशन बताया आपको, उसके बाद नीड बता रहा हूं कि नीड क्यों है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की। ये हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बताया, डिवाइस बताया, जो चार्ज को लेता है वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, और फिर बता रहा हूं आपको नीड की जरूरत क्यों पड़ती है इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड कम होती है, कंडेंसर लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है फैन की। भाई ऐसा क्या करता है कैपेसिटर कि वो फैन की स्पीड बढ़ा देता है, क्या करता है ऐसा बताओ। देखो, ऐसा हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते भी हैं, या ऐसा होता है कि भाई किसी काम को करना, स्टार्ट करना मुश्किल है, और एक बार जब काम चल गया तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, है ना। जैसे मेरा अभी स्टार्ट है,
यूट्यूब पर, तो मुझे मेहनत की बहुत जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा वीडियोस अभी आज नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन अगर लगातार बनाऊं तो एक बार जब लाइन पे आ गया, आप लोगों को कंटेंट पसंद में आने लग गया, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो बल्ले बल्ले है, चलना शुरू हो जाएगा। तो किसी चीज को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे गाड़ी है ना, तो गाड़ी को एक्सेलरेटर देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, और एक बार जब गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो फिर बड़े मजे से चलाते हैं। फिर पेट्रोल की एफिशिएंसी, यानी क्या कहते हैं ना, गाड़ी को स्टार्ट करना, भगाना, ब्रेक मारना, फिर चलाना, ब्रेक मारना, फिर चलाना, उस टाइम में ज़्यादा पेट्रोल कंजम्पशन होता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है भाई भगाने के लिए, किसी चीज़ को तेज़ी से भगाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। और एक बार जब हाई स्पीड पे चला गया, जैसे मान लो 40 की स्पीड हो गई, तो उसको सपोर्ट करना है बस। उस टाइम स्टार्ट नहीं करना। देखो, एक होता है सपोर्ट करना, यानी चलती हुई चीज़ को सपोर्ट करना, और एक होता है स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है ना। और एक चीज़ जब कॉन्टिन्यूसली रन करने लगता है तो फिर एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपको फैन का बताया मैंने, तो इसको भी स्टार्ट करना मुश्किल है, यानी स्टार्ट करते हुए हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है, इसको ज़्यादा करंट कहीं चाहिए होता है। यानी कि नॉर्मली हम कहते हैं कि जब हमारा मेन सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो उसमें जो करंट होता है, फिर करंट आपको पता है कि पैरेलल में वायरिंग होती है हमारे घर में, तो एक मेन करंट आया, करंट अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो इसके पास जो फैन के पास जो करंट पहुंचता है वो मतलब मान लो 20 से 25 एम्पियर या इस तरह से कुछ 25 के आसपास, या इससे थोड़ा ज़्यादा 30 35 ऐसा करंट इसको मिला। लेकिन जब इसको स्टार्ट करना होता है, जब ये स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे हमें इससे बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है, इससे बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है इसको स्टार्ट करने के लिए। अब जब स्टार्ट ही नहीं मिलेगा, किक ही नहीं मिलेगा स्टार्ट करने का, तो फिर कहां से वो स्पीड बढ़ पाएगी, उसकी स्लोली चलेगा फिर वो। तो ये क्या करता है, कैपेसिटर्स का मतलब ये हो गया कि ये एकदम से क्या करता है, एनर्जी को रखता है, और जैसे ही जरूरत पड़ी झट से क्या करता है, एनर्जी को उड़ेल देता है, बहुत सारी एनर्जी को एक साथ निकाल देता है, और सिस्टम को वर्किंग में ले आता है, उसके बाद स्मूथली चलता रहता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नीड क्या कैपेसिटर की, टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड गिव एट सडन। तो नीड क्या इसका, नीड है इसका टू स्टोर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी, टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड प्रोवाइड इन सडन, बहुत तेजी से देना, अचानक देना, व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड कब, व्हेन वी वांट टू रन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना। तो जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मैंने बताया आपको करंट बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो फिर एनर्जी को स्टोर कर देता है, एकदम से ही एनर्जी को फिर सडन अचानक ही उसको दे देता है, बहुत सारी एनर्जी को, और वो अपना सिस्टम जो है, जो स्मूथनिंग चलने लगता है। उसके बाद फिर वो जब एक बार पेस पकड़ लिया, तो उसके बाद जरूरत नहीं है इसको स्टार्ट करने। तो स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो ये स्टार्ट कराता है। अगर ये ना हो तो स्टार्ट ढंग से ना हो, किक मारे जाओ, मोटरसाइकिल में किक मारे जाओ, स्टार्ट नहीं होगा। वही काम कर रहा है कि एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और अचानक यानी कि तुरंत बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है। तो ये इसका हम कह सकते हैं कि नीड ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का नीड है इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्या बताया, टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड प्रोवाइड इन सडन व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारा कैपेसिटर की जरूरत हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में इसकी हमारी क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसकी क्या जरूरत है, वो इसका हो गया। अब देखो क्या करते हैं, तो कैपेसिटर क्या बताया, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो स्टोर एनर्जी को स्टोर करता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है। उसके अगेंस्ट वर्क होगा, तो जो वर्क करेंगे वही जो है हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, एक पॉइंट से दूसरे पे जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, दैट अमाउंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो गया, करना पड़ा, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो ये कौन करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर करता है। और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, चार्ज। तो बेसिकली इसको चार्ज अपने अंदर रखना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, या अब कह सकते हैं स्टोर करके रखेगा।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है इसका फार्मूला क्या होता है, जो इसका फंडामेंटल फार्मूला है वो क्या है। ये सोचें कि भाई चलो ठीक है, हमने कैपेसिटर समझ लिया कि ये कैपेसिटर है और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, तो इसका फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है। तो हम ये बोल सकते हैं, अब जो लिखने अब ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है या कैपेसिटेंस जो है उसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। अब देखो भाई काम क्या होता है कैपेसिटर का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का, कैपेसिटर काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना। किसकी फॉर्म में करता है, चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है ना, ये तो बताया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटर अगर ज्यादा चार्ज स्टोर करता है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज वो लेगा इसका मतलब उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा या इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, अपने अंदर रखेगा, जरूरत होगी ले लेगा, हम ले सकते हैं वहां से। तो ये कॉमन सेंस कहता है कि भाई जितना अगर चार्ज ज्यादा ले रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके पास है, इसका मतलब ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है यानी कि एनर्जी को जो स्टोर करने की एबिलिटी है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, मोर चार्ज मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, सबसे पहले तो लिखो सिंबल क्या बताया इसका, C। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं, C फॉर कैपेसिटेंस। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, चार्ज स्टोर्ड के, चार्ज स्टोर्ड यानी C प्रोपोर्शनल टू Q, C प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, ये पहली चीज हो गई। अब देखो मान लो मैंने ये एक कैपेसिटर लिया, ऐसे ही बना दिया मैंने, एक सर्कल सा बना, ये स्फीयर सा मान लो मैंने बना दिया, और इसको मैंने क्या मान लिया कि मान लो एक कैपेसिटर है, चार्ज स्टोर कर रहा है, कैपेसिटर है। ठीक, अब इसमें होगा क्या, देखो जैसे स्टार्टिंग में इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। मान लो जब इसको हम चार्ज करना, एनर्जी देना शुरू करेंगे ना, यानी चार्ज देना शुरू करेंगे इसको, तो स्टार्टिंग में तो ये अनचार्ज होगा, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होगा। हमने इसको क्या किया, चार्ज देना स्टार्ट किया। तो जैसे ही इसको हमने चार्ज देना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में क्योंकि कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो कोई वर्क करना नहीं पड़ा, तो बिना काम के कुछ चार्ज इसके ऊपर आ गया। मान लो इस पर कुछ चार्ज आ गया, बिना हमें काम नहीं करना पड़ा उसके लिए कोई, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्या होता है, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसको देखे क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होता है ये हो गया वो चार्ज जिसको हम ला रहे हैं, है ना, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, और फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल ये सब हम ड्राइव कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कर चुके हैं। तो इतना काम करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इसी को हम बोलते हैं, या यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाता है, तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं। और अगर स्टार्टिंग में पॉइंट हो इन्फिनिटी से अगर मान लो ला रहे हैं, ये इनिशियल ले लिया, और मान लो इनिशियली जो था चार्ज इन्फिनिटी से लाए मान लो उठा करके, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, तो V इन्फिनिटी अगर मैं कर दूं तो ये 0 करना पड़ेगा मुझे, तो U सीधा क्या हो गया, Q इंटू V फाइनल हो गया। ये हो गया मतलब एनर्जी Q इंटू V फाइनल को मान लो V ले लिया मैंने, क्योंकि मैंने इनिशियल पोटेंशियल क्या माना 0, क्योंकि इन्फिनिटी से मान लो ला रहा हूं, तो इतना वर्क करना पड़ा जितना यानी किसी भी चार्ज को, Q चार्ज को इन्फिनिटी से एक V पोटेंशियल तक लाएंगे तो हमें इतना काम करना पड़ेगा। यही काम क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल सा कांसेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वी हैव डन इट। ठीक, अब देखो क्या है कि स्टार्टिंग में क्या था कि जहां से चार्ज को ला रहे हैं पकड़ करके बहुत दूर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 था। ठीक, इस पर लाई उठा करके स्टार्टिंग में इसका चार्ज क्या था 0, इस पे भी कोई चार्ज नहीं था, तो यहां का भी 0।
तो जहां से लाए इन्फिनिटी से वहां भी पोटेंशियल जीरो, जहां पर लाए वहां पर पोटेंशियल जीरो, क्योंकि वहां तो पहले चार्ज कोई था ही नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, अमाउंट ऑफ वर्क इज जीरो, एनर्जी जीरो। नहीं, अब क्या, जैसे मान लो ऐसा ऐसा प्रोसेस जब हमने स्टार्ट किया तो इस पर कुछ चार्ज आया, तो चार्ज आया तो पोटेंशियल भी आया, ठीक। तो अब तो फिर ये V जीरो नहीं है, यानी कुछ देर बाद जब इस पर चार्ज आया, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज आया, तो अब इसका कुछ पोटेंशियल बन गया। तो स्टार्टिंग में जो हमें काम नहीं करना पड़ा था क्योंकि इस पर चार्ज जीरो था, अब हमें काम करना पड़ेगा। अब हमें ये वर्क के बराबर होता है, वर्क इक्वल, अब हमें काम करना पड़ेगा। मान लेते हैं एट एनी टाइम जब इसको हम चार्ज कर रहे थे, कैपेसिटर को चार्ज दे रहे थे, तो किसी भी टाइम मान लो उसका पोटेंशियल भी था, तो इतना काम हमें करना पड़ा। फिर तो इसका मतलब हम चार्ज लिए और उठा के यहां पर लाए तो हमें काम करना पड़ा, क्योंकि अब इसका पोटेंशियल डेवलप हो गया, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज देखो, तो इसका मतलब हमने कुछ काम किया, काम, वो एनर्जी जो हमने काम किया वो कहां गया, इसके एनर्जी में जाके स्टोर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, और चार्ज यहां पर लाए तो पोटेंशियल तो और बढ़ गया भाई, पोटेंशियल तो और बढ़ गया, पोटेंशियल और बढ़ गया, तो ये तो जीरो पे ही है, फिक्स है। तो V बढ़ गया तो काम और ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा करना पड़ेगा, और चार्ज लाए और पोटेंशियल बढ़ा और काम करना पड़ेगा। यानी होता क्या जा रहा है इसमें कि जैसे जैसे चार्ज को तोड़ तोड़ के यहां पर लाते जा रहे, इकट्ठे करते जा रहे, इन्फिनिटी से इकट्ठे करते जा रहे, चार्ज को इकट्ठे करते जा रहे, इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है और हमारा काम भी बढ़ता जा रहा है, हमारा काम भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब हमें मोर एंड मोर काम करना पड़ रहा है। तो एनर्जी, भाई ज्यादा काम तो ज्यादा एनर्जी नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जितना चार्ज ये स्टोर कर रहा है कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा है, जितना हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब मुश्किल हमें उतनी ज्यादा हो रही है ना चार्ज को लाने में, इसको रखने में। यानी कि एक चार्ज पहले से प्लस का इकट्ठा था और प्लस का चार्ज आया, प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, तो हमें काम, ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है, और ज्यादा काम करना पड़ रहा है इसका मतलब ये लेना नहीं चाह रहा, ये लेना नहीं चाह रहा, यानी अपने एनर्जी बढ़ाना नहीं चाह रहा, लेकिन हम जबरदस्ती कर रहे हैं इसके साथ हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि तेरे को तो लेना पड़ेगा, ले और ले और ले, लेकिन ये लेना नहीं चाह रहा। जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, इसकी जो रेसिस्टिव पावर है चार्ज को लेने की, हम कह सकते हैं वो कम होती जा रही है, और चार्ज को लेने क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, हम कह सकते हैं कि वैसे वैसे इसकी जो इच्छा है चार्ज को स्टोर करने की, जो इच्छा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाती है, इसका जो डिजायर है, यानी जो वो कैपेसिटेंस है, वो डिजायर कम होती जा रही है कि भाई बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है। क्यों काम ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी लेना नहीं चाह रहा, पॉजिटिव है और चार्ज लाए तो पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है, यानी ये लेना भी नहीं चाह रहा, इसलिए हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है, ये हमें अपोज कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं, चार्ज को आने से अपोज कर रहा है, और चार्ज का आना कैपेसिटेंस अपोज करना, मतलब चाह नहीं रहा काम को। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसका कैपेसिटेंस कम होता जा रहा है। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कम काम करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी इच्छा है भी, ले सकता है, इसको भूख लगी पड़ी है भी, ऐसे कह सकते हैं, चार्ज को लेने की भूख लगी पड़ी है, ज्यादा है। और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है, यानी इसकी भूख कम होती जा रही है, यानी कैपेसिटेंस कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, प्रोसेस चलता जा रहा है, चार्ज को स्टोर करने का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसका कैपेसिटेंस कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब C उल्टा हो गया V के, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ही कम कैपेसिटेंस। ठीक, अगर मैं दोनों को एक साथ लिख दूं, एक साथ, यानी कि चार्ज ज्यादा ले रहा है, कैपेसिटेंस ज्यादा, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटेंस कम होता जा रहा है, इसकी इच्छा मरती जा रही है, ऐसे मान लो। तो एक साथ अगर मैं लिखूं तो बोलूं C इक्वल किसके हो गया, भाई यहां भी कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी, मान लो K, यहां भी कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी, मान लो K, डिवाइड करेंगे K से कट जाएगा K, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, जैसे मान लो ये लिख दिया C, तो C इक्वल टू KQ, C इक्वल टू KV, K डिवाइडेड बाई V। अब जब इसको हम क्या करें, दोनों चीज है एक साथ में, तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों को, दो चीजें प्रोपोर्शनल है, एक के प्रोपोर्शनल है और एक के क्या फिर वो इनवर्सली है, तो
तो दोनों को एक साथ लेके तो C बोलेंगे कि इक्वल हो गया Q बाई V। ये फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का, ये फंडामेंटल फार्मूला कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चार्ज के प्रोपोर्शनल है और V के इनवर्सली है, तो बोले तो C इक्वल है Q बाई V के, Q बाई V के। ठीक, तो ये आपका ये फार्मूला जब तक कैपेसिटर पढ़ोगे तब तक इस फार्मूले को दिमाग में घुसा के रखो। यही मेन फार्मूला है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। कोई भी चीज ड्राइव करना आगे, सी के लिए हम ये चीज को यूज करेंगे स्टार्टिंग में, इसी को यूज करके हम बाकी चीजों पर जाएंगे। तो C इक्वल्स टू Q बाई V, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का ये फार्मूला हो गया फंडामेंटल। ठीक, अब आते हैं, देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा भाई। ठीक है, कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें मिला, पॉज करके नोट करो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फार्मूला मिला हमें। अब क्या करेंगे, इसका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं, इसका ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, देखो जैसे बताया ऐसा यूनिट लिखते हैं इसका, एसआई यूनिट। तो C हमने देखा Q बाई V होता है, C होगा 1 कूलाम, चार्ज होगा 1 वोल्ट, ऐसा यूनिट। और कैपेसिटेंस कहलाएगा 1 फैराड। क्या कहलाएगा, 1 फैराड, यानी कि 1F इक्वल्स टू 1 कूलाम पर वोल्ट। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया, कूलाम पर वोल्ट, ऑल्सो कॉल्ड 1 फैराड। यानी कि बेसिकली हम बोले, सिंबल इसका लिख दिया मैंने F, यानी कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फैराड, फैराड, और सिंबल होता है इसका F, और 1 फैराड होता है 1 कूलाम पर वोल्ट। यानी कहने का मतलब एक ऐसा कैपेसिटर जिसको 1 कूलाम चार्ज दिया जाए और उससे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए। 1 कूलाम चार्ज दिया जाए कैपेसिटर को और उससे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए, देन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज 1 फैराड। तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर said to be 1 volt if या when a charge of 1 coulomb raises its potential by 1 वोल्ट। यानी एक ऐसा कैपेसिटर जिसको 1 कूलाम्ब का चार्ज दिया जाता है और उसका कैपेसिटेंस 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड है। ठीक, तो 1 फैराड हो गया। अब देखो जब आप, अच्छा इसमें एक और चीज लिख लेते हैं, भाई चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, पता है हमें, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ये भी पता है हमें, है ना। तो फिर ये हम लिख देते हैं कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं है, स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर इज स्केलर क्वांटिटी। चलो डायमेंशन भी इसका लिख ही लेते हैं। तो डायमेंशन किसका, डायमेंशन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का डायमेंशन। ड्राइव करने का तरीका बताता हूं, देखो चार्ज जो है, जब हम डायमेंशन पढ़ते थे 11th क्लास में, तो MLT और फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट होता है ना फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चार्ज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, करंट की टर्म में लाना पड़ेगा, और पोटेंशियल को भी कुछ दूसरे टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं थी। तो इसको देखो क्या करेंगे, मैं C इक्वल्स टू, ये तरीका बता रहा हूं, C बाई V होता है, Q बाई V होता है, Q को लिख सकते हैं I इंटू T। क्यों, क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। Q बाई T इज I, याद कर लो, अभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ेंगे तो पता ही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, Q बाई T, पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ठीक, अभी हमने देखा कि W होता है V इंटू Q, तो V हो जाएगा W बाई Q। तो क्या ले सकते हैं V की जगह,
W बाई क्यू, W बाई क्यू, V इज W बाई क्यू, और क्यू क्या लिख दिया, I इंटू टी। एक और काम कर सकते हैं, I को ऊपर ले जाओ, Q को ऊपर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा फिर ये I इंटू टी डिवाइडेड बाई Q इंटू क्यू और बाई W, ये हो गया। फिर दोबारा से कर दो, Q को I इंटू टी, तो क्या हो जाएगा फिर ये I स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई W। अब सबका डायमेंशन डाल दो, इसको पॉज करके नोट करो, इसको बिठा रहा हूं मैं, यहां से जगह नहीं है तो क्या करो, इसको देखते हैं। तो I स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया, I स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो क्या हो गया इसका डायमेंशन, I मतलब एम्पियर, A स्क्वायर, T टाइम टी स्क्वायर, डायमेंशन डाल दिया सबका। वर्क या एनर्जी का पता है आपको डायमेंशन क्या होता है, 11वीं क्लास का याद करो, ml स्क्वायर T माइनस टू, ml स्क्वायर T माइनस टू, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो गया, T से T कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया फिर ये m माइनस वन L माइनस टू और A स्क्वायर, ये हो गया। एक बार और देख लेते हैं, गलती हो सकती है किसी से भी। C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, क्यू की जगह I इंटू टी डाल दिया, V हो गया W बाई क्यू, क्यू को ऊपर ले गए, क्यू की जगह फिर I इंटू टी डाल दिया, तो I स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर आ गया, और नीचे W आ गया, यानी वर्क आ गया, डायमेंशन डाल दिया सबका, और ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन आ गया, किसका, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। सिर्फ याद कर लो उसको, ड्राइव कई बार क्या होता है, हमें एग्जाम में आया, भूल जाते हैं, नहीं पता होता, तो इस तरीके से हम ड्राइव भी कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में, इसको चीज़ों में इसको कन्वर्ट करके, ठीक। तो ये हमारा इसका डायमेंशन हो गया। अब एक चीज देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम कर रहे हैं, और जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें जो कैपेसिटेंस दिए होंगे कैपेसिटर के, वो होंगे किस में, माइक्रो फैराड में। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो फैराड, इसमें दिए होंगे। और 1 माइक्रो फैराड की वैल्यू क्या होती है, 10 टू दी पावर माइनस 6 फैराड बोल सकते हैं इसको, इसमें दिया हो सकता है। या नैनो फैराड में हो सकता है, नैनो मतलब नैनो हो गया, नैनो फैराड में हो सकता है, N4 नैनो, 10 टू दी पावर माइनस 9 फैराड, ये और छोटा हो गया। ये दिए होंगे, जब न्यूमेरिकल्स करोगे प्रैक्टिकली देखना, इसमें ऐसे दिए होंगे। पीको फैराड में भी हो सकता है, पीक फॉर पीको फैराड में भी हो सकता है 10 टू द पावर माइनस 12, इससे भी कम हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है। यानी कि नॉर्मली हम बोले हैं तो इन जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें कैपेसिटेंसेस जो दिए होंगे कैपेसिटर के, वो ये होंगे। क्यों दिए होंगे भाई ऐसा, जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो प्रैक्टिकली जो हमें मिलता होगा वैसा ही तो हम डेटा यूज करते होंगे। इसका मतलब कहीं भी कोई भी न्यूमेरिकल्स, या रियरली आपको न्यूमेरिकल्स नहीं के बराबर आपको न्यूमेरिकल्स ऐसा होगा जिसमें कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का 1 फैराड दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा, इसका मतलब यह है कि 1 फैराड कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, ऐसे बोल सकते हैं। यानी प्रैक्टिकली जो कैपेसिटेंसेस एग्जिस्ट करता होगा कैपेसिटर का, वो इनमें होता होगा, इसीलिए तो न्यूमेरिकल्स में ये डेटा दिया रहता है, माइक्रो में, नैनो में और पीको में, इनमें दिया रहता है। तो इसका मतलब यही प्रैक्टिकली कैपेसिटर्स, ऐसे कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स पॉसिबल होते होंगे या होते हैं, इसलिए हमें ऐसा दिया रहता है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस ये दिए रहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि 1 फैराड कैपेसिटेंस, 1 फैराड कैपेसिटेंस इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होता है ये। आगे के लेक्चर्स में हम इसको सोचेंगे और प्रूव भी करके देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि 1 फैराड कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा लार्ज क्यों होता है, करेंगे इसको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि अगर 1 फैराड कैपेसिटेंस चाहिए तो हमें क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए हमें, ठीक। तो ये हमारा कैपेसिटेंस हुआ। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, कैपेसिटर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स बताई कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसकी जरूरत क्यों पड़ती है,
नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, और कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने पढ़ा। अब आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक कि फैक्टर्स जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर कैपेसिटर का डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यानी जो कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप कहोगे सर इसमें क्या बात है, फार्मूला तो आपने बता ही दिया, C = Q/V, तो Q पर डिपेंड करता है और V पर डिपेंड करता है। भाई बात सही भी है कि अगर हम यहां से देखें तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो Q के प्रोपोर्शनल, V के इनवर्सली है, तो ये दो चीज पर डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअली में बोले, अभी आपको समझाता हूं, ये पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का डिवाइस है, ध्यान रखना, वो Q पे भी डिपेंड नहीं करता, V के भी डिपेंड नहीं करता। मान लो मैं कहता हूं कि मुझे भूख लगी है, तो मेरा जो भूख है उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा कि मेरे सामने खाना है कि नहीं है। भूख तो भूख है ना, तो वो खाना मतलब चार्ज नहीं। तो कहने का मतलब ये मैं कह सकता हूं कि अगर प्रैक्टिकली भी सोचें तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि भाई मान लो किसी भी कैपेसिटर को हमने ज्यादा चार्ज दिया तो कैपेसिटेंस उसका बढ़ता गया। तो कैपेसिटर से पर लिखे क्यों रहते हैं फिर भाई इतने 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, इतने ये कैपेसिटेंस ये लिखे क्यों रहते हैं फिर? इसका मतलब तो ये वेरिएबल होना चाहिए, है ना, कि ज्यादा चार्ज देते जाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा बस। तो अलग अलग कैपेसिटेंस से कैपेसिटर खरीदने की जरूरत क्या है फिर? ज्यादा चार्ज देते जाओ, अपने आप कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा बस। एक ही कैपेसिटर से काम चल जाएगा। एक कैपेसिटर से इलेक्ट्रिकल प्ले जो हमारे जो पावर स्टेशन है वहां पर भी वही यूज कर लेंगे और फैन में भी वही यूज कर लेंगे। ऐसा होता तो कितना बल्ले बल्ले होता, मजा जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कैपेसिटेंस या तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। क्यों पता है? क्योंकि C होता है फॉर ए गिवन कैपेसिटर, फॉर ए गिवन कैपेसिटर C इज कांस्टेंट। एक गिवन कैपेसिटर के लिए C क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ऐसा तभी होगा जब Q/V होगा कांस्टेंट। और ऐसा तभी होगा कि जब when Q increases then V increases। और ऐसा तो हो ही रहा है भाई। अभी तो बताया कि एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज दिया, कुछ पोटेंशियल है, और चार्ज देंगे पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, तो और काम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कैपेसिटर का पोटेंशियल भी तो बढ़ता जा रहा है। तो रेशियो तो उसका क्या हुआ? फिक्स ही हुआ। समझ में आई बात कि क्यों बढ़ता? अगर कैपेसिटर को चार्ज देते जा रहे हैं तो पोटेंशियल भी तो साइमल्टेनियसली इंक्रीज करता जा रहा है। तो Q/V का रेशियो कांस्टेंट हो गया भाई साहब। तो इसका मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Q पे डिपेंड नहीं करता, V पे डिपेंड नहीं करता। चाहे कोई भी चार्ज दोगे उससे जो पोटेंशियल डेवलप होगा, और चार्ज दोगे उससे पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। पहले वाला और बाद वाला Q/V का रेशियो निकालोगे तो वो तो सेम आएगा, क्योंकि चार्ज के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज पर, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। किस चीजों पर डिपेंड करता है वो हम आगे के लेक्चर्स जब पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तो वहां देखेंगे। तो वहां हम देखेंगे कि कैपेसिटर का कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड्स करता है किस पर? डिपेंड करता है एरिया पर, एरिया ऑफ प्लेट। प्लेट यूज करेंगे, उसके एरिया पर डिपेंड करेगा कैपेसिटर का प्लेट एरिया। और डिस्टेंस भी दिखाएंगे, 2 प्लेट्स यूज करेंगे, अभी बताऊंगा आगे जब पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और तीसरी चीज करेगा मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच में कैसा मीडियम है। यानी कहा कि एरिया ऑफ द प्लेट्स
डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैसे करेगा आगे देखेंगे। तो अभी तो मैंने बताया कि ये यानी बेसिकली उसके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? ये कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, समझ जाना अच्छे से। तो एरिया पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, और बेसिकली सब गोल एक साथ बोले लबोलिबाब, मतलब समराइज करते हैं एक साथ तो बोलेंगे उसके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा। जैसे रेसिस्टर में पढ़ा आपने, रेसिस्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। ऐसे ही है चीज। तो कभी गलती से मत कह देना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। गलत बात। इन पर डिपेंड करता है। याद कर लो इस चीज को, कैसे करता है और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो ये फैक्टर्स हैं जिस पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। चलो जी आगे बढ़े। तो फैक्टर्स भी देख लिए हमने कि कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब आता है देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं जो हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसको मैं अभी के लेक्चर में बताऊंगा। स्फेरिकल कैपेसिटर। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही हमारे सिलेबस में है सीबीएसई के लिए। और कहेंगे इसके लिए, ये तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा, एक स्फीयर होगा खाली। स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जो पंखे में यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये मेनली हम बोल सकते हैं ये तीन टाइप का कैपेसिटर है। मैंने बताया जो हमें डिटेल में करना है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करना है। देखो चाहे कोई भी कैपेसिटर हो। अच्छा, स्फेरिकल में भी दो तरह के हो सकते हैं, ध्यान रखना। एक सिंगल स्फीयर और दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। सिंगल स्फीयर और टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ठीक। तो अभी जो हम कर रहे हैं, जहां पर भी टू की बात आती है, पैरेलल प्लेट की आती है, तो दो आएगी। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी बोलेंगे, दो सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर्स, एक अंदर सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर, एक बड़ा, घर के अंदर घर, कमरे के अंदर कमरा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली दो सिलेंडर होंगे, दो स्फीयर होंगे, दो पैरेलल प्लेट होंगे, यानी प्लेट्स दो होंगे, तो पैरेलल प्लेट बोलते, दो प्लेट को पैरेलल रख देंगे, ठीक। तो हमें जो डिटेल में करना है, जो समझना है, डेरिवेशंस करने हैं, वो पैरेलल प्लेट करना है, इसको भी हम करेंगे। लेकिन मेन हमारा फोकस इसके ऊपर रहेगा। और आज मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है और उसके बाद उस स्फेरिकल कैपेसिटर की क्या कमी होती है, वो अभी करेंगे तो पता लगेगा। तो हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होगा। मान लो मैंने ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, स्फीयर लिया, मतलब मेटल का स्फीयर, ठीक। मेटल का स्फीयर है, कोई भी मेटल का चीज, बस इसको चार्ज दोगे, चार्ज उसकी सरफेस प्रॉपर्टी होती है, तो चार्ज उसके सरफेस पे जाके बैठ जाएगा। चार्ज उसके सरफेस पे जाके आप इसको बिठा देंगे जबरदस्ती, तो जब उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, उसको जबरदस्ती बिठा देंगे, यहां तो बैठ ना ले, तो इसका मतलब उसने चार्ज को कुछ रखा, तो इसका मतलब वो कैपेसिटर है। तो इसका मतलब ये स्फेरिकल भी ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल का बॉल है, उसको हम चार्ज देंगे, वो चार्ज स्टोर करेगा, या उसके ऊपर जबरदस्ती चार्ज कुछ रख देंगे, उसको रखना पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि भाई वो भी एक कैपेसिटर है, क्योंकि वो चार्ज को ले रहा है। तो मान लेते हैं कि हमने कैपेसिटर लिया और उसको हमने चार्ज दिया, और उस प्रोसेस में हमें बहुत कुछ काम करना पड़ा,
तो उसने एनर्जी स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम बोलेंगे ये कैपेसिटर है। ठीक, मान लेते हैं इसका जो रेडियस है स्फेरिकल कैपेसिटर का वो r है, मान लो r इज द कैपेसिटेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर मेटल स्फेरिकल बॉल। तो r अगर मैं ले लूं रेडियस ऑफ मेटल बॉल या स्फेरिकल कैपेसिटर, और q ले लूं चार्ज ऑन स्फीयर या मेटल बॉल, और एक और चीज ले लूं Q और V पोटेंशियल कितना हुआ भाई बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि ज्यादा चार्ज तो ज्यादा पोटेंशियल। जब उस पर चार्ज मान लो Q था तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसका V। तो कैपेसिटेंस का अभी हमने फार्मूला पढ़ा, ये तो Q बाई V होता है। ठीक, अच्छा V कितना होगा पता है, V का फार्मूला होता है स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इतना होता है। ये पोटेंशियल का चैप्टर में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक एक स्फीयर है, उस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q बाई R होगा, जितना उसके सरफेस पे होगा उतना ही उसके सब जगह अंदर होता है पोटेंशियल, पूरे के पूरे इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और कितना होता है पोटेंशियल, जितना उसके सरफेस पे होता है, यानी कि हमें तो सरफेस से मतलब है, उतना ही अंदर होगा वो अलग बात है, लेकिन हमें तो सरफेस से मतलब है। तो C इक्वल्स टू Q बाई V, तो यहां पर मैं डाल दूंगा V की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और इसको फर्दर जब सॉल्व करूंगा तो यहां लिख देता हूं, तो C हमारा आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q ने Q को मारा, तो V हमारा आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ गया किसका, एक मेटल के बॉल का, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर का, इस स्फीयर का, जिसका रेडियस है R, इसका रेडियस है R। तो ये एक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो गया, पॉज करके नोट करो, किसका, एक स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब एक चीज देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो गया। अब एक चीज देखो, मान लो लेट अस एज्यूम, एज्यूम किया, ये जो हमारा मेटल का बॉल है इसका रेडियस मान लो मैंने 1 मीटर ले लिया, 1 मीटर समथिंग इतना बड़ा कुछ रेडियस हो जाएगा उसका, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 1 मीटर का मैंने इसका रेडियस लिया, पर कैपेसिटेंस कितना आएगा उसका, 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू 1 कर दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो अगर राउंड ऑफ में कर देता हूं मैं, चलो 22/7 कर लेते हैं इसको, 22/7 कर लेते हैं। तो इसको या चलो 3.14 कर लेते हैं, जल्दी आसान होगा मल्टीप्लाई करना, 3.14, तो 3.14 इंटू 4 16 5 15, तो ये आ गया हमारा 15.56। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 8.8 से कर देता हूं, 8.85 छोड़ो, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा हमें तो आइडिया लेना है। 8.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये आ गया, तो ये आ गया हमारा 8 12 9 6 और 3 और 1, तो ये आ गया, ये आ गया। तो ये लगभग मान लो हमारे यहाँ 136.928 ऐसा कुछ आया, ये कैपेसिटेंस फैराड में आया। ये यानी एक ऐसा कैपेसिटर जिसका रेडियस, मेटल का बॉल जिसका रेडियस 1 मीटर हो, और 1 मीटर कोई छोटी नहीं, ठीक ठाक लेंथ होती है, ठीक। तो स्फीयर रेडियस इतना होगा तो स्फीयर तो काफी बड़ा हो जाएगा ना,
ये इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा। अब इस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को हमने देखा एक ऐसे बॉल का जिसका रेडियस 1 मीटर है। जब उसको हमने देखा तो हमारा दिमाग ठनका कि भाई ये क्या चीज है, हमारा दिमाग ठनका कि ये क्या चीज है, 10⁻⁻12। दिस इज ऑलमोस्ट 0। 10⁻⁻12 का मतलब ऑलमोस्ट 0, यानी कैपेसिटेंस इज ऑलमोस्ट 0, यानी कि ये कोई चार्ज ले ही नहीं पा रहा, या ले रहा है, या एनर्जी, या कैपेसिटेंस का मतलब एनर्जी, यानी कैपेसिटेंस इसका इतना कम है कि इसकी तो एनर्जी ऑलमोस्ट 0 है। भाई ऐसा क्यों हुआ? चार्ज तो हमने दिया, पोटेंशियल भी था, चार्ज भी था, सब कुछ था, लेकिन इसका कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट इतना कम क्यों, ऑलमोस्ट 0 क्यों है? क्या कारण है इसका? देखो इसका कारण ये है, अगर हम सोचें कि भाई इसका कैपेसिटेंस इतना कम क्यों है, तो इसका रीजन ये है, इसको समझें अगर हम, तो ये हमने अभी स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया था, इसको हमने चार्ज दिया था, तो इसने चार्ज लिया था, चार्ज दिया, चार्ज लिया, कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटेंस तो ऑलमोस्ट 0 है, बहुत कम है इसका कैपेसिटेंस तो अब ऐसा। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां तक इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। तो ये जो चार्ज इसको हमने दिया, इसका पोटेंशियल है V, कैपेसिटर का पोटेंशियल है सरफेस का V, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे होगा। इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो स्पेस में क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उस स्पेस का चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी स्पेस में। यानी कि ये जो, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनफाइनाइट तक। कहां तक होगा ये, चारों तरफ कहां तक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट तक होगा। यानी कि ये जो एनर्जी होएगी, मान लो मेटल का बॉल, और उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो पूरे के पूरे इनफाइनाइट तक एनर्जी स्टोर्ड होगी, पूरे का पूरे, यानी ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा बहुत दूर तक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी दूर तक अगर एनर्जी है तो उसको यूज कैसे करेंगे, चार्ज को लाएंगे वहां से, इन्फिनिटी से कैसे लाएंगे भाई, यहां तक पॉसिबल है क्या इन्फिनिटी से लाना? नहीं। तो ये जो एनर्जी है वो बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए कैपेस एनर्जी क्या है इसकी, बहुत कम है, क्योंकि एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू इंफिनिटी, यानी कि ये एनर्जी इंफिनिटी तक है। अगर मैं मान लो किसी भी तरीके से इस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटे से एरिया में कर दूं, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है अप टू इंफिनिटी, ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम छोटे से एरिया पे लाके कर दें तो फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे, इफ दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड, बंद कर दें इसको, यानी एक छोटे से डिब्बे में, बॉक्स में बंद कर दें इसको, ऐसे बोलो, कन्फाइंड इन स्मॉल स्पेस ऑफ दिस चार्ज, दिस कंडक्टर, स्मॉल स्पेस, देन छोटे से एरिया में एनर्जी आ जाएगी, उस एनर्जी को फिर हम यूज कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बिकम्स हाई। तो अगर इस एनर्जी को अगर हम छोटे से एरिया पे कन्फाइंड कर देंगे तो हम कहेंगे एनर्जी उसकी बढ़ गई, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ गया, ज्यादा एनर्जी ले रहा है, या छोटे से एरिया में ज्यादा एनर्जी आ रही है। तो इसीलिए फिर हमें क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर से अब हम करेंगे कि इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ऐसा
कैपेसिटर तो किसी काम का नहीं, ऐसा कैपेसिटर तो किसी काम का नहीं। या ऐसा कर सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पिद्दा सा कैपेसिटेंस चाहिए, बहुत ही जरा सा कैपेसिटेंस चाहिए, वहां पर उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो फैन होते हैं या ये सब चीजें होती है, उसको तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमें ये तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम उस एनर्जी को एक छोटे से एरिया के अंदर कन्फाइंड कर दें और वही एनर्जी हम लगा दें। एनर्जी जैसे बैटरी में एनर्जी भर देते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ऐसे ही वो एनर्जी को हम छोटे से जगह पर कैसे भर दें, एक छोटी सी बैटरी कैसे बनाएं, कैपेसिटर कैसे बनाएं, जिससे कि वो एनर्जी उतने छोटे से एरिया में आ जाए। तो इस चीज को हम समझेंगे जब हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। और ध्यान रखना, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है चाहे बाकी है सिलिंड्रिकल स्फेरिकल में बताए, दो स्फेरिकल में भी, ये तो स्फेरिकल सिंगल स्फेयर था, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर करके भी हम ऐसा बंद कर सकते हैं एनर्जी को पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से एरिया में। सिलिंड्रिकल करके भी कर सकते हैं, ये समझेंगे अच्छे से। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि यही मेन चीज है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो तब तक के लिए क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है, जो पढ़ाया रिवाइज करते रहना है। टाटा बाय, सी यू अगेन।